नमस्कार। ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कानून शास्त्र, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट जितना ज़रूरी है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर कानून के पीछे की सोच क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो कानून है ये आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ सरकार का बनाया हुआ एक नियम है या फिर ये समाज की ज़रूरतों से पैदा होता है? या कहीं इसका असली सोर्स हमारी मोरालिटी मतलब सही गलत की समझ में तो नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब जूरिस्प्रूडेंस की अलग-अलग विचारधाराएं देती हैं। आज की चर्चा में हम कानून की तीन सबसे बड़ी विचारधाराओं को समझेंगे: नेचुरल लॉ, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल। हम देखेंगे कि ये क्या है और सबसे ज़रूरी, भारतीय कानून पर इनका क्या असर है। एग्जाम्स के लिहाज से ये एक बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड सफ़र होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुरानी और सबसे फाउंडेशनल विचारधारा की, नैसर्गिक कानून, जिसे इंग्लिश में नेचुरल लॉ कहते हैं। ये विचारधारा मानती है कि सच्चा कानून प्रकृति और नैतिकता से आता है, किसी इंसान या सरकार से नहीं। तो नेचुरल लॉ आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी सोच है जो मानती है कि कानून का आधार मोरालिटी, जस्टिस और रीजन है। ये सिद्धांत प्रकृति में ही मौजूद हैं और सभी इंसानों पर हर जगह हमेशा लागू होते हैं। इस विचारधारा का एक मूल मंत्र है, एन अनजस्ट लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल। मतलब एक अन्यायपूर्ण कानून असल में कानून हो ही नहीं सकता। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर गौर करते हैं। पहली, ये यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हर इंसान पर यह लागू होता है। दूसरा, ये तर्क पर आधारित है। और तीसरा, इसे इंसानों के बनाए कानूनों से भी ऊपर माना जाता है। और हां, आज हम जिन फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं उनकी बुनियाद भी यही विचारधारा है। और ये कोई आज की सोच नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। प्राचीन ग्रीस के फिलॉसफर से लेकर मध्य युग के धार्मिक विचारों तक और फिर पुनर्जागरण काल में तर्क पर जोर देने तक, ये विचार लगातार इवॉल्व होता रहा है। अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियां इसी सोच से प्रेरित थीं। यहां तक कि 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी इसी बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन भारत में इसका क्या लेना देना है? बहुत गहरा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान और निष्पक्षता के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। ये नेचुरल लॉ के सिद्धांतों का एक शानदार उदाहरण है जो हमारे कानून को जिंदा रखे हुए है। चलिए, अब अगली विचारधारा पर चलते हैं जो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है, सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये कानून को किसी नैतिक आदेश की तरह नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने वाले एक टूल के रूप में देखता है। ये विचारधारा कानून और समाज के रिश्ते पर फोकस करती है। इसका मानना है कि कानून का असली काम समाज को ऑर्गेनाइज करना, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देना और समाज में अलग-अलग लोगों के हितों के बीच एक बैलेंस बनाना है। यहाँ फोकस मोरालिटी पर नहीं, बल्कि सोशल फैक्ट्स और ज़रूरतों पर है। और इस विचारधारा के सबसे बड़े विचारकों में से एक हैं रॉस्को पाउंड, एक अमेरिकी कानूनविद। उन्होंने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं लॉ एज सोशल इंजीनियरिंग। उनका ये कथन बहुत मशहूर है। इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे एक इंजीनियर विज्ञान का इस्तेमाल करके एक पुल बनाता है, ठीक वैसे ही एक वकील, जज या लॉ मेकर कानून का इस्तेमाल करके एक बेहतर समाज का निर्माण करता है। लॉ इज अ टूल टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। पाउंड ने समाज में 3 तरह के हितों की बात की: इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स जैसे हमारी आज़ादी, पब्लिक इंटरेस्ट्स जैसे ट्रैफिक नियम या देश की सुरक्षा, और सोशल इंटरेस्ट्स जैसे परिवार या अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाओं की सुरक्षा। कानून का काम इन तीनों के बीच एक सही संतुलन बनाना है। और ये देखिए, भारत में सोशल इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण। संविधान का आर्टिकल 19(1) हमें बोलने की आज़ादी देता है। ये हुआ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। लेकिन आर्टिकल 19(2) उसी पर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। ये हुआ सोशल इंटरेस्ट। यही है हितों के बीच का संतुलन। अब आते हैं हमारी तीसरी और सबसे मॉडर्न विचारधारा पर, रियलिस्ट स्कूल। ये कानून को समझने का सबसे प्रैक्टिकल यानी यथार्थवादी तरीका है, जो किताबी बातों से ज्यादा असलियत पर जोर देता है। इस स्कूल का मानना है कि असली कानून वो नहीं है जो मोटी मोटी किताबों में लिखा है, बल्कि वो है जो अदालतें असल में करती हैं। इसका फोकस कानून के प्रैक्टिकल वर्किंग और जजों के बिहेवियर पर होता है।
आसान शब्दों में कहें तो कानून वो है जो जज कहते हैं कि वो है। इस विचारधारा के एक प्रमुख विचारक ऑलिवर वेंडल होम्स का ये कथन सब कुछ साफ कर देता है। कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव रहा है। इसका मतलब है कि असली कानून किताबी नियमों से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उनके नतीजों पर निर्भर करता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये मानता है कि कानून जज बनाते हैं। ये नियमों से ज्यादा केस के फैक्ट्स और आउटकम्स पर ध्यान देता है। ये भी मानता है कि जजों के पर्सनल व्यूज उनके फैसलों पर असर डाल सकते हैं और इसीलिए कानून तब तक अनिश्चित है जब तक अदालत उस पर कोई फैसला न दे दे। भारत में रियलिस्ट स्कूल का सबसे बड़ा रूप जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता में दिखता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। जब वर्कप्लेस हरासमेंट के खिलाफ कोई कानून नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बाइंडिंग गाइडलाइंस बनाई। ये साफ दिखाता है कि जज कैसे असल में कानून बना सकते हैं। तो अब हम अपने अंतिम खंड पर आए हैं जहां हम इन तीनों विचारधाराओं की तुलना करेंगे और इनके सार को समझेंगे। रिवीजन के लिए यह हिस्सा बहुत जरूरी है। यह तुलनात्मक तालिका परीक्षा के लिए एक बहुत ही पावरफुल रिवीजन टूल है। देखिए, नेचुरल लॉ के लिए कानून का मतलब नैतिकता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल के लिए यह सामाजिक कल्याण का एक टूल है और रियलिस्ट स्कूल के लिए कानून वो है जो अदालतें करती हैं। इनका फोकस भी अलग है, एक आदर्श कानून पर, दूसरा समाज में कानून पर और तीसरा असलियत में कानून पर। और आखिर में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि भारतीय संविधान इन तीनों विचारधाराओं का एक खूबसूरत मिश्रण है। इसमें नेचुरल लॉ के नैतिक आदर्श हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल के सामाजिक कल्याण के लक्ष्य डीपीएसपीज में दिखते हैं और रियलिस्ट स्कूल की न्यायिक रचनात्मकता की गुंजाइश भी है। ये सिद्धांत सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि हमारे कानूनी ढांचे की नींव है। और अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अगर किसी मामले में लिखे हुए कानून और नैतिकता के बीच सीधा टकराव हो तो एक जज को क्या चुनना चाहिए, कानून या नैतिकता? ये सवाल इन सभी विचारधाराओं के बीच की केंद्रीय बहस को दर्शाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।